हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द PYQ में। हम लोग देख रहे हैं BPSC के लिए घटना चक्र। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 101वें क्वेश्चन से। इससे पहले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आज का क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि सूर्य के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ नहीं कि इसके बारे में कोई भी डिस्कवरीज जो है उनके बारे में पता नहीं चला था। अभी हम लोग सिर्फ ये बात सोच रहे थे कि सूर्योदय और सूर्यास्त होता क्यों है। तो एक व्यक्ति का व्याख्या था कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पे पृथ्वी जो है वो घूमती है, इस कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। ठीक है, तो ऐसा मानना आर्यभट्ट का था, जिनकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया था स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे गुप्त काल की बात हो रही है और औषधि के क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे ऑप्शन सुश्रुत दिया है, सौमिला दिया है, शूद्रक दिया है, शौनक दिया है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो स्टार्टिंग में जब पहली आंसर की आई थी, 2017 का प्री का क्वेश्चन है ये, तो पहले जब आंसर की आई थी तो सुश्रुत को माना गया था कि ये औषधि के क्षेत्र से रिलेटेड थे और इन्होंने अपना योगदान दिया था गुप्त काल में। बट बाद में पता चला कि सुश्रुत जो थे ये गुप्त काल से के नहीं थे। ठीक है, तो सुश्रुत गुप्त काल के नहीं थे, तो बाद में इन्होंने करेक्ट करके इसको उपयुक्त में से कोई नहीं कर दिया था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं हम लोग कि सुश्रुत जो है वो शल्य क्रिया के जनक माने जाते हैं। इन्होंने सर्जरी जो होती है, सर्जरी जो शल्य चिकित्सा होती है उसके फादर माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जानकारी जो थी उस काल में दी थी। काशी के रहने वाले थे और लगभग इनका जो काल है वो 600 ईसा पूर्व माना जाता है। शौनक जो थे वो ऋग्वैदिक काल के ऋषि थे। शूद्रक जो थे वो गुप्तकालीन नाटककार या फिर साहित्यकार थे। ठीक है, याद रखिएगा, शूद्रक का नाम आपने सुना होगा। तो शूद्रक जो है ये साहित्यकार हुआ करते थे। सौमिला जो है ये नाटककार हुआ करते थे। ठीक है, और जिसे कालिदास ने भाष और कविपुत्र के साथ याद किया है। ठीक है, तो सौमिला जो है ये भी एक तरह के नाटककार हुआ करते थे। तो गुप्त काल में जो औषधि के क्षेत्र में किसी उपयुक्त में से किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया है, तो पहले इसका ऑप्शन ए माना गया था। बाद में सुश्रुत का जो काल था वो 600 BC से 1500 BC के करीब था, जो कि लगभग 1000 वर्ष बाद का माना जाता है गुप्त काल के। ठीक है, तो गुप्त काल जो है वो लगभग 300 BC के आसपास था, 300 BC सॉरी AD के आसपास था, 300 AD के आसपास। और ये इनका जो काल था वो काफ़ी पुराना था, तो इसलिए गुप्त काल जो है वो पहले आया था और सुश्रुत जो थे वो बाद में आए थे। तो इनको माना जाता है कि दोनों समकालीन नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसैंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ह्वेनसैंग ने किस में अध्ययन किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ठीक है, कब आए थे, तो 637 ईस्वी में आए थे, 637 सेंचुरी में आए थे ये, और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। इस समय जब ये इन्होंने अध्ययन किया था उस समय जो कुलपति आचार्य हुआ करते थे वो शीलभद्र हुआ करते थे। ठीक है, कुलपति मतलब जो कुलपति हुआ करते थे वो आचार्य शीलभद्र हुआ करते थे, और इन्होंने 1.5 साल लगभग यहाँ पे निवास किया था, योग शास्त्र का अध्ययन किया था। फिर बाद में ये पुनः नालंदा आते हैं, बाद में और भी स्टोरीज जो है इनसे रिलेटेड है ह्वेनसैंग की। नेक्स्ट है, ह्वेनसैंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ठीक, तो जब ह्वेनसैंग भारत आए थे तो ये हर्षवर्धन के समय में आए थे, और इस समय जो सूती कपड़ों का मुख्य उत्पादक जो था वो मथुरा हुआ करता था। ठीक है, मथुरा जो था वो काफ़ी एक अर्बन एरिया हुआ करता था, और उस समय पे ये सूती कपड़ों के लिए एक उत्पादन केंद्र हुआ करता था। ठीक है, एक औद्योगिक नगरी के रूप में था। और अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य द्वारा लिखी गई, इससे भी ज्ञात होता है कि सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध जो था वो मथुरा हुआ करता था। नेक्स्ट है, कवि बाण निवासी था। ठीक है, तो बाण यहाँ पे बाण भट्ट से है, बाण का अर्थ यहाँ पे बाण भट्ट से है, बाण भट्ट से है। ये
पाटलिपुत्र में के निवासी थे। हर्षवर्धन के काल से ये बिलोंग करते हैं। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे ये, और ये पाटलिपुत्र में निवास करते थे। इन्होंने क्या क्या प्रमुख रचनाएं की हैं, तो हर्षचरित इम्पॉर्टेंट है, कादम्बरी इम्पॉर्टेंट है, चंडी शतक। तो चंडी शतक तो पूछा गया प्रश्न नहीं है, लेकिन हर्षचरित और कादम्बरी जो है इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। बाण भट्ट के द्वारा रचित ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इत्सिंग जो है वो ह्वेनसांग के बाद में आए थे। तो ह्वेन का अगर शासनकाल देखा जाए, ह्वेन का, तो ये लगभग शासनकाल नहीं, इनका जो भ्रमण का काल है वो देखा जाए तो लगभग 637 सेंचुरी में आए थे, 637 AD में आए थे, और इसके बाद में इत्सिंग आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऑप्शंस जो हैं वो सभी गलत दिए हुए हैं। जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 671-72। ठीक है, तो 637 में ह्वेनसांग आए थे और 671-72 में इत्सिंग आए थे। इसके साथ ही इन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, और याद रखिएगा ये समुद्री मार्ग से आए थे, लेकिन ये दक्षिण से भारत आए थे। ठीक है, तो दक्षिण से पूरा घूम के इंडिया के साउथ से ये बाहर भारत में एंट्री करते हैं, और साउथ से ही वापस चीन में लौटते हैं, सुमात्रा होते हुए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक, तो यहाँ पे दूसरे चीनी यात्री की बात हो रही है। अभी तक हमने 2 चीनी यात्री पढ़ लिए हैं, तीसरे चीनी यात्री की बात अब हम लोग करने जा रहे हैं। पहले हैं ह्वेनसांग, दूसरे हैं इत्सिंग। इत्सिंग और ह्वेनसांग की बात हो चुकी है। अब आते हैं फाहियान। फाहियान कब आते हैं, किसके शासनकाल में आते हैं, तो ये चंद्रगुप्त II के शासनकाल में आते हैं। चंद्रगुप्त II, CG2 के नाम से मैं इनको संबोधित करूंगी। चंद्रगुप्त II के समय में आते हैं। इन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो है वही CG2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं वो हैं कुमार गुप्त। ठीक है, तो गुप्त डायनेस्टी के राजा हुआ करते थे कुमार गुप्त, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जो भूमि थी वो दिया था, साथ ही में कई अनुदान दिए थे, जिससे ये यूनिवर्सिटी के रूप में एक शिक्षा के केंद्र के रूप में उभर के आई थी। ठीक है, इसके साथ ही कुमारगुप्त ने एक उपाधि भी धारण की थी जिसका नाम है महेंद्रादित्य। तो महेंद्रादित्य से कंफ्यूज मत होइएगा, अगर ऑप्शन में महेंद्रादित्य दिया है कुमारगुप्त की जगह पे तो दोनों वही हैं। ठीक है, एक ही है। इसके साथ ही इनको शक्रादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने शकों पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इनको शक्रादित्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, ताम्रलेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में भारत के राजाओं का संपर्क था। ठीक है, तो जो ताम्रलेख मिले हैं कॉपर के, जो के ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उससे पता चलता है कि जो बिहार के राजा थे इनका जो संपर्क था ये जावा सुमात्रा से था, जावा सुमात्रा। ठीक है, तो पाल वंशीय शासक हुआ करते थे देवपाल, जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे, और लेखों में उसे परम सौगात की उपाधि दी गई है, परम सौगात कहा गया है। और उसने जावा के शैलेंद्र वंशी राजा बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पाल वंशीय शासक जो देवपाल थे उन्होंने किसे 5 गांव दान में दिए थे एक बौद्ध विहार बनाने के लिए नालंदा में। ठीक, तो किसको दिया था, एक शैलेंद्र वंशी शासक थे जिनका नाम था बालपुत्र देव। याद रखिएगा, जावा में, जावा या सुमात्रा जो है उस वक्त का, वहाँ पे भी एक तरह का शैलेंद्र वंशीय शासक है, मतलब कोई हिंदू वंशीय शासक है वहाँ पर भी, जिनका नाम है बालपुत्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था, सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके देख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। ठीक है, तो ये अभी जस्ट हमने पढ़ा है। सुवर्ण भूमि यहाँ पे किसको कह रहे हैं, तो जावा सुमात्रा को कह रहे हैं, और यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बालपुत्र देव। ठीक, अभी जस्ट हमने पढ़ा कि जावा सुमात्रा के एक राजा थे, शैलेंद्र वंशीय राजा थे
जिन्होंने बिहार में एक नालंदा यूनिवर्सिटी के पास एक बौद्ध विहार बनाने के लिए आग्रह किया, साथ ही उसके रख रखाव या दूत भेजने के लिए 5 गांव के दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। किससे प्रार्थना की थी? तो देवपाल से की थी। पाल वंशीय शासक थे, देवपाल से की थी। देवपाल से की थी। किन्होंने की थी? बालपुत्र देव ने की थी। नेक्स्ट है यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। तो यहाँ पे मुस्लिमों के आक्रमण हुए थे कई बार और नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। नाम याद रखिएगा, ये एक प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे बख्तियार खिलजी नामक जो व्यक्ति था, इसने मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ मिलकर नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था पूरी तरह से। और यहीं से भारत में बौद्ध मत का जो पतन है वो आरंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो ये चंदेल शासक जो थे उन्होंने ही खजुराहो का मंदिर जो था वो बनवाया था। तो यहाँ पे चंदेलों का नाम जो है वो पहले आता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। खजुराहो का जो मंदिर है चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया। इनका समय देख सकते हैं आप, लगभग 950 से 1050 AD है। कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और यहाँ का फेमस मंदिर जो है वो कंदरिया महादेव मंदिर माना जाता है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या था? ठीक है, अब अभी तक हमने नालंदा विश्वविद्यालय पढ़ा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के बाद आता है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र। इसके जो संस्थापक थे ये थे धर्मपाल। ठीक है, इसी के साथ नालंदा के साथ एक और यूनिवर्सिटी, एक शिक्षा केंद्र हुआ करता था जिसका नाम था विक्रमशिला, जो कि भागलपुर जिले में स्थित है, बिहार में ही स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे संगम लिटरेचर की बात कर रहा है, किसका उल्लेख संगम में नहीं हुआ है? ऑप्शंस है कदम, चेर, चोल, पांड्य। तो चेर, चोल, पांड्य ये साउथ के राजवंश हुआ करते थे, साउथ इंडिया के। कदम्ब वंश जो है ये गोवा में पाया जाता था। ठीक, इसका उल्लेख जो है वो नहीं मिलता है संगम साहित्य में। बाकी चेर, चोल, पांड्य इन सभी का वर्णन जो है ये मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? उरेयूर। ठीक, पहला है मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, ये एक प्लेस है उरेयूर। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था, विदेशी व्यापार का केंद्र हुआ करता था, या आंतरिक व्यापार का? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कॉटन के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था कॉटन के लिए, जिसको कहा जाता था उरेयूर। ठीक है, इस प्लेस का नाम था उरेयूर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर जो है ये संगमकालीन चोलों की राजधानी हुआ करती थी। तो जो चोल साम्राज्य था उसकी राजधानी हुआ करती थी उरेयूर। यह कारी एवं वराडम नामों से भी प्रसिद्ध था। ठीक है, तो वराडम या फिर कारी भी इसको कहा जाता है। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का एक बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस के लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो है विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस जो है इसकी रचना विशाख दत्त के द्वारा की गई थी। और मौर्यकालीन जो सोर्स है, लिटरेचर का सोर्स है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सोर्स माना जाता है। मौर्य काल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जो है वो हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पे प्रकाश डाला गया है और साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है एक वृषल या फिर कुलहीन। ठीक है, कुलहीन, जैसे उस वक्त माना जाता था कि राजा जो थे वो क्षत्रिय हुआ करते थे। ठीक है, बाद में कुछ ब्राह्मण वंशीय राजा भी आए हैं, लेकिन जो राजा था उनका कुल क्षत्रिय होना चाहिए, पर ये एक कुलहीन थे और वृषल थे। ठीक है, इस तरह से संबोधित किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक जो थे वो थे चंद्र बरदाई जो थे वो पृथ्वीराज चौहान के एक
मित्र भी हुआ करते थे, साथ ही उनके जीवनी भी लिखा करते थे। ठीक है, तो चौहान वंशीय शासक थे, पृथ्वीराज तृतीय कहा जाता है या फिर पृथ्वीराज चौहान के नाम से ये फेमस थे। इनके दरबारी कवि हुआ करते थे चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। स्वप्न वासवदता के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक हैं भास। ठीक है, ठीक, तो इस तरह के प्रश्न जो हैं लेखक और उनकी रचना के बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को तो एकदम से स्किप मत कीजिएगा आप लोग। तो महाकवि भास जो थे, इन्होंने लगभग 13 नाटक लिखे थे, मतलब लिखे कई सारे थे, बट 13 नाटक उपलब्ध हैं इनके नाम पे। और इनके जो नाटक के नाम हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो कर्णभार, साथ ही चारुदत्त, प्रतिमा नाटक, बाल चरित्र, दूत वाक्य, ये सभी जो हैं इनके प्रमुख नाटकों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है, कुमार संभव। ठीक, कुमार संभव की रचना जो है कालिदास ने की थी, और देखा जाए तो इसमें कार्तिकेय के जन्म की कथा वर्णित है। ठीक है, ठीक, कुमार संभव। ठीक है, तो यहाँ पे कुमार जो है वो कार्तिकेय को संबोधित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, कीरत जुनिया पुस्तक किसने लिखा था? कीरत जुनिया जो है ये पुस्तक भारवी के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। कीरत जुनिया जो है भारवी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में महाभारत से की कुछ कहानियों के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें अर्जुन तथा किरात, जो कि एक शिव थे, शिव का ही एक रूप थे, उनके बीच के युद्ध का वर्णन किया जाता है। कीरत जुनिया नामक किताब है जो कि भारवी के द्वारा लिखी गई है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों का पर मौन है। ठीक, तो भारत में प्राचीन भारत के कुछ व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे, इनके बारे में अगर किसी पुस्तक ने कोई भी उल्लेख नहीं किया है तो उस पुस्तक का नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे संगम साहित्य जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि संगम साहित्य में जो चोर चेर पांड्य जो राजवंश हैं इनके बारे में बताता है, साथ ही व्यापारिक मार्गों का भी डिस्कशन जो है इसमें मिलता है। जातक कथाएँ जो हैं वो कहीं ना कहीं सही हो सकती हैं, बिकॉज जातक कथाओं में ज़्यादातर बुद्ध की कहानियाँ जो हैं वो बुद्ध की क्या वर्णन मिलता है, कहानियों का वर्णन मिलता है। इसमें भी लगभग देखा जाए तो कहानियों के रूप में व्यापारिक मार्गों का भी डिस्कशन हुआ है। बट अगर हम मिलिंद पान्हों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो राजा मिलिंद थे उनके बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा एक तरह का कन्वर्सेशन जो होता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड, वो जो है मिलिंद पान्हों में मिलता है। तो इसमें कहीं भी व्यापारिक मार्गों की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक शासक है मिनेंडर, जिन्होंने नागसेन के द्वारा एक वार्तालाप का वर्णन है। ठीक, पाली भाषा में लिखी हुई ये किताब है, पाली भाषा में लिखी हुई किताब है। याद रखिएगा बौद्ध भिक्षु का नाम नागसेन है। ये बहुत कंफ्यूज करता है, नागसेन या फिर नाग भट्ट दे देगा उसकी जगह पे, या फिर कुछ और नाम दे देगा। तो यहाँ पे बौद्ध भिक्षु का नाम है नागसेन, याद रखिएगा। और जो हिंद यमन शासक हैं उनका नाम है मिनेंडर। नेक्स्ट है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो हर्षचरित जो है ये बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाण भट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के वो हुआ करते थे, वहाँ पे उनके राज्य में एक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? ठीक, तो यहाँ पे चोल वंशीय राजाओं का नाम लिखा गया है। इसमें जो उनके संस्थापक हैं, मतलब जो फाउंडर हैं, वो थे विजयालय। ठीक, तो विजयालय जो थे इन्होंने चोल वंश का नींव रखा था। ये पहले पल्लवों के सामंत हुआ करते थे, बाद में इन्होंने खुद का एक साम्राज्य बना लिया था। ठीक है, तो 850 में तंजौर पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। तंजौर में बाद में जो आगे शासक आए उन्होंने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया, जो हम लोग चोल स्थापत्य शैली जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। मैं मंदिर का नाम बता देती हूँ। यहाँ पे राजराजेश्वर का शिव मंदिर है एक, जिसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था, राजराज प्रथम ने करवाया था, जो कि चोल राजा हुआ करते थे। ठीक है, तो अभी हमें जानना है कि इसके फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो वो थे विजयालय। नेक्स्ट है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है?
ठीक, तो यहाँ पे चोल काल की अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत जो थे, मतलब जो एक तरह से देखा जाए बहुत डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम हुआ करता था। यहाँ पे ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता था, साथ ही हर गांव को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से रखा जाता था। उसका प्रशासन जो था वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था राजा के द्वारा। इसलिए ये अपने विलेज असेंबली या फिर ग्राम पंचायतों के लिए फेमस है चोल काल। बाकी राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध कह सकते हैं, बट ये बाद में आता है, ऐसा कुछ बहुत पॉपुलर इसके लिए नहीं है। श्रीलंका के साथ व्यापार ये भी था इनका, लेकिन इसके लिए ये प्रसिद्ध नहीं है। तमिल संस्कृति की उन्नति भी हुई थी इनके काल में, ये भी गलत हो जाएगा, बट सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए ये प्रसिद्ध हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर मेरू से प्राप्त जो अभिलेख है इससे ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर मेरूर का जो अभिलेख है किससे संबंधित है, तो चोल शासन से संबंधित है। नेक्स्ट है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ बॉडी जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, यानी कि पंचायतों का जो गठन होता है, उसके लिए फेमस शासन जो था वो था चोल साम्राज्य। चोल साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे। ठीक है, तो जो द्वार होते थे उन पे जो सजावटें होती थी, जिस तरह के चित्रण किया जाता था या जिस तरह से कटिंग की जाती थी, उसको गोपुरम कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, गोपुरम जो है वो एंट्री पॉइंट हुआ करता था मंदिरों का, तो उसको एक द्वार की तरह ले सकते हैं। तो गोपुरम जो था वो आकर्षक द्वार हुआ करता था। तो जो चोल कालीन साम्राज्य है वो अपने गोपुरम के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ ही अगर हम एक कंपैरिजन करें पांड्य और चोल के राजवंशों का, तो दोनों ही राज्यकाल में द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो पाए जाते थे। पांड्य काल में मंदिर जो थे वो थोड़े छोटे होते थे, और चोल राज्य के जो मंदिर थे वो बृहदेश्वर टाइप, जैसे बृहदेश्वर मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर का प्रांगण हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे प्रांगण चारों ओर से अनेक प्राचीर बनाए जाते थे पांड्य काल में, और इनका जो प्रवेश द्वार था वो एक भव्य विशाल द्वार हुआ करता था। इसके साथ ही यहाँ पे पांड्य और चोल की जो स्थापत्य कला है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस जानना ये है कि द्वार को क्या कहा जाता था, तो गोपुरम कहा जाता था। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो अब हमने एंशियंट हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं बीपीएससी में एंशियंट हिस्ट्री के बारे में वो हमने देखा। क्या क्या पढ़ा हमने ये मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत सा जो हड़प्पन कालीन सभ्यता थी, या उस समय की जो सभ्यताएँ थी, पुरानी सभ्यताएँ, उनके बारे में हमने कुछ पढ़ा। तो यहाँ पे हो जाएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक, इसके बाद हमने पढ़ा बौद्ध धर्म के बारे में, साथ ही जैन धर्म के बारे में। ठीक, कुछ बातें हमने जानी अशोक के बारे में, इनके शिलालेखों के बारे में, साथ ही हमने जाना गुप्त काल के बारे में। कुछ और बातें हमने जानी जो उस समय के हिंद यवन शासक थे, जैसे कि कुषाण, या फिर उस वक्त के जो और भी शासन थे मिनेंडर, इन लोगों के बारे में भी जाना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पोस्ट गुप्त एरा। ठीक है, तो गुप्त शासनकाल के बाद का कुछ एरा था जिस समय पे कई आक्रमण हुए। इसके बाद हमने हर्षवर्धन के बारे में भी जाना। तो यहाँ पे हर्ष का काल जो है इसमें कई चीनी यात्री भी आए थे। ठीक, तो उन चीनी यात्रियों के बारे में भी हमने जाना और उस पर कुछ प्रश्न किए। ठीक, उसके बाद हमने कुछ संगम युग के बारे में कुछ प्रश्न किए थे, जिसमें हमने संगम, चोल, चेर, पांड्य के बारे में हमने पढ़ा था, उनकी स्थापत्य शैली पे कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये सभी जो है ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत होती है गुलाम वंश से। ठीक, तो यहाँ पे मध्यकालीन भारत का इतिहास है। स्टार्टिंग कर रहे हैं गुलाम वंश से। गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था ये कौन था, तो इसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, तो अगर हम बात करें मध्यकालीन भारत
के इतिहास की, तो एक समय के बाद जब शासन जो था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था उत्तर भारत का, तो बहुत सारे विदेशी आक्रमण होने लगे थे, ठीक है, जिसमें मुस्लिमों का आक्रमण जो था वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। तो उस समय पे एक तुर्की आक्रमण जो थे वो काफ़ी बढ़ गए, ठीक। तो यहाँ पे भारत में गुलाम वंश का जो प्रथम शासक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ऐबक जो था वो तुर्क जनजाति का हुआ करता था, ठीक। तो यहाँ पे इसको गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर राजा जो था वो किसी ना किसी का गुलाम हुआ था, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो यहाँ पे भारत में तो ये शासक बन के आया था, बट बचपन से ही ये फ़खरुद्दीन अब्दुल अज़ीज़ कुकी का दास हुआ करता था, ठीक है। तो उन्होंने इसको दास के रूप में ख़रीदा था, फिर देखभाल की और इसको शिक्षाएं भी प्रदान की। ऐबक जो था वो कुरान बहुत सुरीले ढंग से पढ़ता था, इसलिए इसको एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कुरान ख्वाह। याद रखेगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कुरान का पाठ करने वाला, इसको कुरान ख्वाह के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। इसके साथ ही क्या हुआ था, जब मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया था, ठीक है, तो एक गुलाम से ये दूसरे का गुलाम बन गया था। उस समय जब गौरी ने यहाँ पे आक्रमण किया था, ठीक है, गौरी ने जब यहाँ पे आक्रमण किया था तो अपने शासक के रूप में, मतलब अपने प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिभावान और ईमानदार हुआ करता था। तो इस पे गौरी को बहुत विश्वास था। गौरी ने क्या किया, इसको अमीर आखुर के पद पे प्रोन्नत कर दिया और इसने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, जहाँ पे ये दिल्ली का पहला तुर्क शासक बना, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या था, एक शासक के रूप में तो बन गया, लेकिन इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। यह क्या होता था, इसे केवल मलिक या फिर सिपह सलार के नाम से जाना जाता था। इसने कभी भी खुद को राजा की पदवी नहीं दी थी क्योंकि वो एक गुलाम था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक गुलाम की तरह ही जीवन जीता है, सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है। बाद में जब गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसका जो उत्तराधिकारी बनता है गियासुद्दीन, उसके द्वारा इसको एक मुक्ति पत्र प्राप्त होता है जब ये अपने दास्ता से मुक्त हो जाता है, ठीक है। कब मुक्त होता है, तो 1208 ईस्वी में, 1208 ईस्वी में अपने दास्ता से मुक्त हो जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो शासनकाल है शुरू कब हुआ है, तो 1206 में शुरू हुआ है। 1206 में यहाँ पे शासनकाल शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1206 से लेकर 1210 तक रहता है, जिसमें 1208 में ये दास्ता से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो यहाँ पे राजधानी जो थी इसकी लाहौर हुआ करती थी, लाहौर, ठीक है। गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन हैं पहले शासक हैं और इनकी जो राजधानी है ये लाहौर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्या है। तो यहाँ पे ये एक प्रकार का मस्जिद है कहा जाए तो ये पहला मस्जिद था जो भारत में बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले क्या था कि उत्तर भारत में कोई मुस्लिम शासक नहीं हुआ था। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उस समय पे एक मस्जिद की ज़रूरत थी, तो इन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी। किसने बनाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, ठीक है। ये काफ़ी दानी किस्म का व्यक्ति था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा जाता है, क्योंकि लाखों का दान जो था वो देता था। लाख बख्श नाम से भी पुकारा जाता है, और अभी मैंने आपको बताया कुरान ख्वाह भी कहा जाता है इसको। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो इनके शासनकाल में विद्वान जो थे हसन निज़ामी जो थे, इसका संरक्षण प्राप्त था इनको, ठीक है। तो हसन निज़ामी ने एक रचना की है जिसका नाम है ताज उल मासिर, ठीक है। इस पे प्रश्न बनता है ताज उल मासिर, ये याद रखिएगा। इसके साथ ही ऐबक की बात की जाए तो इन्होंने 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था। एक तो अजमेर में हो गया 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, जिस पे प्रश्न बना है। साथ ही दिल्ली में इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। इसके साथ ही दिल्ली में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, बस कार्य प्रारंभ किया था, बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाकी का जो पूरा कराने का कार्य होता है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, स्टार्ट जो है वो ऐबक ने किया था, स्टार्टिंग, लेकिन इसको पूरा करने का कार्य जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था।
ठीक, तो प्रथम अख्ता मतलब कि किसने, मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, उसके बाद वो एज अ गवर्नर जो है उसको पद पे आसीन कर दिया और खुद जो था वो वापस लौट गया। ठीक है, जहाँ से आया था टर्की से वापस लौट गया। और अख्ता किसको प्रदान कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। इनके हाथ में जिम्मेदारी दे दी भारत की और अपने वापस लौट गया। तो यहाँ पे गौरी जो था वो विजय तो हासिल करता था लेकिन वहाँ पे रहता नहीं था। ठीक है, तो उस समय पे इन्होंने इक्ता जो है ऐबक को प्रदान कर दिया था। 1191 में कई बार इन्होंने हमले किए, लेकिन 1192 में क्या होता है कि तराई का द्वितीय विश्व युद्ध होता है और उस समय क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। उस समय जो शासन था वो गौरी के हाथ में हो जाता है और गौरी जो होता है वो इनके कार्य से, ऐबक के कार्य से काफ़ी प्रसन्न होता है और उसको अपना इक्ता प्रदान करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है भारत की और अपने वापस लौट जाता है। तो लगभग 1192 से लेकर 1206 तक ये क्या गौरी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। 1206 से गुलाम वंश की शुरुआत होती है और इसको एज अ मतलब प्रॉपर शासक के रूप में कार्य मिल जाता है, जिसमें भी वो शासक सुल्तान खुद को अब पदवी नहीं देता है। 1208 में जब दास्ता से मुक्त हो जाता है तब ये अपने आप को पदवी देता है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। तो याद रखिएगा यहाँ पे कंटेक्स्ट जो है वो बिहार के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पे प्रथम मुस्लिम विजेता कह सकते हैं या फिर आक्रमणकारी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बख्तियार खिलजी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही बिहार में एंट्री करता है, बहुत तोड़फोड़ करता है, नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर देता है। तो मोहम्मद गौरी का एक दास होता है, ये भी एक दास होता है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी इसके मध्य क्या होता है, मतलब इस ईसा पूर्व इस ईस्वी में आता है 1193 से 1202 के बीच में, और बिहार पे विजय प्राप्त करता है। नालंदा और विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर देता है और राजधानी जो है उदंतपुरी हुआ करती थी उस पर कब्जा कर लेता है। इसके साथ ही बिहार पे आक्रमण करने के बाद ये बंगाल की तरफ बढ़ता है। बंगाल में उस वक्त सेन शासन था, लक्ष्मण सेन जो थे वो शासक हुआ करते थे। ये जब सुनते हैं कि बख्तियार खिलजी आने वाला है तो भाग जाते हैं। तो यहाँ पे तुर्की सेना जो होती है वो नदियों से प्रवेश करती है बंगाल में और काफ़ी लूटपाट करती है वहाँ पर भी। ठीक है, याद रखिएगा मिन्हाजुद्दीन सिराज जो हैं इनकी एक पुस्तक है तबकाते नसीरी, जिसमें बिहार पे किस तरह से हमले हुए हैं इसका वर्णन हुआ है। तो याद रखिएगा ये जो किताब है, किताब तबकाते नसीरी किसके द्वारा लिखी गई है, मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा। ठीक है, तो सिराज नासिरी याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक बना लीजिए, बस याद करना है आपको कि मिन्हाजुद्दीन सिराज ने लिखी है पुस्तक जिसका नाम है तबकाते नसीरी। इसमें क्या पता चलता है, तो बिहार में हुए हमले के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ। ठीक, तो यहाँ पे बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमले किए हैं, इसके बारे में हमें तबकाते नसीरी से पता चलता है। तबकाते नसीरी किसके द्वारा लिखी गई है, मिन्हाजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था। तो इसका विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग इल्तुतमिश पे आ गए हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा ऐबक के बारे में, ऐबक के बाद दूसरे आते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश क्या करते हैं, बिहार तक तो इनका साम्राज्य पहुंच चुका है, तो बिहार को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे सूबेदार नियुक्त कर देते हैं। किसको नियुक्त करते हैं, मलिक जानी को नियुक्त करते हैं। ठीक, मलिक जानी को नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पे 1225 में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ में मलिक जानी को बिहार का सूबेदार जो है वो नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किनशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि शासन का जो सिद्धांत है, मतलब राजा को एक तरह से ईश्वरीय सिद्धांत से कंपेयर किया था, मतलब राजा को ईश्वर के साथ कंपेयर किया था और खुद को ही भगवान घोषित कर दिया था। भगवान, या फिर वहाँ क्योंकि मुस्लिमों की बात हो रही है तो अल्लाह खुद को ही घोषित कर दिया था। ऐसा जो व्यक्ति था वो था बलबन। ठीक है, बलबन जो था उसने खुद को ईश्वर के रूप में
प्रेजेंट किया। सजदा और पैबोस जैसी जो प्रथाएं थी वो भी शुरू की, जिसमें क्या होता था कि जो भी व्यक्ति होते थे, जो भी प्रजा होती थी, वो घुटनों पे बैठ के राजा का स्वागत करती थी। ठीक है, तो अपना पूरा अधिकार जो था वो दिखाता था, और ये बलबन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे राजा को पैगंबर के बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो राजा है, और राजा को जिल्ले इलाही का टाइटल दिया। जिल्ले इलाही का मतलब है ईश्वर का प्रतिबिंब। ठीक, नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ठीक है, तो ब्लड एंड आयरन की नीति जो है, ब्लड एंड आयरन की नीति, ये बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। बलबन ने काफ़ी रक्त बहाए और लोहे का पूरा इस्तेमाल किया अपने शासनकाल को और अधिक विस्तारित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बलबन के विषय में कहा जाता है कि इनका जो सिद्धांत था उसमें रक्त और लौह की नीति शामिल थी। इसके साथ ही बलबन जो था वो काफ़ी एक तरह का निरंकुश सुल्तान हुआ करता था, वो खुद को ही ईश्वर मानता था, तो इस तरह की बातें जो है वो हमेशा कहते रहता था। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है? तो यहाँ पे अब हमने बलबन के बाद हम लोग मिडिवल के दूसरे शासक के बारे में अब जानना स्टार्ट करते हैं। जो राजवंश है वो है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश के बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी जब पद पे बैठा था, जब ये राजा बना था, तो ये जो भी मुसलमानों के नियम होते हैं, शरीयत होते हैं, उनके नियमों और आदेशों से स्वतंत्र था। ठीक है, ये नहीं मानता था, बहुत शरीयत के हिसाब से ये अपना जो रूलिंग था वो नहीं करता था, ऐसा बर्नी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ठीक है, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी जो है, इनके समय में बहुत सारे मंगोल आक्रमण हुआ करते थे। मंगोल आक्रमण हुआ करते थे और इनकी हमेशा एक तरह से लड़ाई जो थी मंगोलों के साथ चलती रहती थी। तो एक प्रसिद्ध सेनापति हुआ करते थे जिनका नाम था जफ़र खां। जफ़र खां की मृत्यु जो है वो मंगोलों से युद्ध करते हुए हो गई थी। नेक्स्ट है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या था? ठीक है, तो इनके पति जो थे, रानी पद्मिनी जो थी, वो चित्तौड़ की रानी हुआ करती थी। इनके राजा का नाम था राणा रतन सिंह। ठीक है, तो आपने मूवी भी देखी होगी, पद्मावत जो मूवी बनी है वो इसी तरह से इसी पे बेस्ड है कि राणा रतन सिंह है, उनकी पत्नी है रानी पद्मिनी, और अलाउद्दीन जो है वो कहीं ना कहीं इनको कैप्चर करना चाहता है। फिर ये एक चित्तौड़ की विजय होती है जिसमें हालांकि जीत तो अलाउद्दीन की होती है, बट पद्मिनी जो है वो जौहर कर लेती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी ने एक काव्य लिखा है जिसका नाम है, काव्य पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पद्मावत। ठीक, किसने लिखा है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। इस पे भी प्रश्न बनता है कब लिखा है, तो 1540 ईस्वी में लिखा है। इसके अनुसार पद्मिनी जो है वो चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। ठीक है, अभी ये काल्पनिक कथा है कि ये सच में हुआ था, इसके बारे में कोई भी लिंक जो है वो पता नहीं चलता है, क्योंकि क्या होता था कि अमीर खुसरू जो थे वो इनके समय के मतलब अलाउद्दीन खिलजी के समय के कवि थे। ठीक, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो 1540 के थे, 1540। तो होता क्या है कि अमीर खुसरो ने एक अपनी एक किताब लिखी थी, उसमें विवरण किया था सुलेमान और रानी शैबा का। तो सुलेमान जो थे वो कहीं ना कहीं अलाउद्दीन खिलजी के नाम से हो जाता है कि उनका नाम जो है बदल के कहानी लिखी गई है, और रानी शैबा जो है वो पद्मिनी के नाम से बाद में इस आधार पर मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो पद्मावत की रचना करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ठीक, तो देवगिरी का शासक जो थे वो थे रामचंद्र देव। रामचंद्र देव देवगिरी के शासक हुआ करते थे। ठीक, तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का जो शासक थे वो थे रामचंद्र देव। होता क्या है कि देवगिरी पे हमला कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन जो राजा होते हैं उनको उनके पद पर ही बनाए रखता है। बस उनसे ये कहता है कि कुछ प्रतिवर्ष जो है कुछ आय जो है एलिचपुर की जो आय है वो भेजते रहिएगा।
पर कुछ बीच में क्या होता है कि वो कर जो है टैक्स के रूप में भेज नहीं पाते हैं, तो इन पे आक्रमण जो है वो कर देता है और बाद में मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना जाती है जो कि देवगिरी पे कैप्चर कर लेती है और राजा रामचंद्र देव जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो इस तरह से ये पूरी कहानी है। जो राजा हैं उनका नाम है रामचंद्र देव। कहाँ के राजा हैं? देवगिरी के राजा हैं। हमला कौन करता है? तो अलाउद्दीन खिलजी करता है। किसके नेतृत्व में करता है? मलिक काफूर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ठीक, खालीसा भूमि जो है ये अधिक पैमाने पे विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है, अभी हम लोग ये जो खालीसा भूमि है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो भी भूमि जो होती है जो कि अनुदान में दी जाती है, ठीक है, अनुदान में दी जाती है किसी व्यक्ति को, राज्य के द्वारा अनुदान में दी जाती है, या फिर वक्फ। वक्फ क्या होता है? ये वक्फ बिल अभी रिसेंट में ही चर्चा में था, तो आपको पता होगा कि मुस्लिमों में क्या होता है कि जो धर्मार्थ के लिए जो भूमि दी जाती है उसको वक्फ कहा जाता है। तो धर्मार्थ से प्राप्त भूमि और अनुदान प्राप्त भूमि जिसको मिल्क कहते हैं, मिल्क और वक्फ, ये दोनों ही भूमि जो थी ये छीन ली थी व्यक्तियों से, सभी व्यक्तियों से ये भूमि छीन ली थी। तो अलाउद्दीन जो था वो काफ़ी शक्तिशाली और निरंकुश राज्य बनाने की स्थापना करना चाहता था। तो इस तरह से उसने सभी भूमि जो थी वो लोगों से छीन ली और इस तरह से इसके पास खालीसा भूमि जो थी वो अधिक पैमाने पर विकसित हुई। नेक्स्ट है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने कराया था? तो अलाई दरवाज़ा जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। कुतुब मीनार के निकट ही बनवाया गया है अलाई दरवाज़ा। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक, इसका जो निर्माण है वो लाल पत्थरों और संगमरमर के द्वारा किया गया है। 1311 में ये बनकर तैयार हो गया था। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे इल्तुतमिश के मकबरे की नकल की गई है इसमें, उसी तरह से इसका निर्माण जो है वो करवाया गया है। ठीक है, तो क्या अलाई दरवाजे का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण कराया? तो यहाँ पे खिलजी के बाद आ रहा है अब तुगलक वंश। तो अब हम लोग तुगलक वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक को अब मुझे जब बोलना होगा तो मैं बोलूँगी FST। ठीक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, तो यहाँ पे नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने हक्के शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला एक दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था। ठीक है, तो हक्के शर्ब नामक सिंचाई कर मतलब सिंचाई टैक्स, इरिगेशन टैक्स लिया था इसने लोगों से इस तरह का, और इसने किसानों के लिए सिंचाई के लिए शाही नहरों का प्रयोग किया और साथ ही इसके टैक्स के रूप में 1/10 भाग सरकार को देते थे वो जो भी लोग नहरों का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने एक दारुल शफा नामक केंद्र स्थापित किया था। ये केंद्र क्या था? तो ये एक खैराती अस्पताल हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे एक अस्पताल हुआ करता था जिसमें खैराती अस्पताल था, मतलब इसमें केयर ज़्यादा होती थी, पैसे कम लगते थे। तो इस तरह का केंद्र बनाया जिसका नाम था दारुल शफा। इसके साथ ही ये भारतीय शासक जो थे फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने हज की व्यवस्था भी की थी। हज पे जाने वाले जो लोग थे उनको राज्य के खर्चे पर हज पे भेजता था और ये ऐसा करने वाला प्रथम भारतीय शासक था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसमें भी जो नाम आता है वो आता है फिरोज शाह तुगलक का। बेरोजगारों के लिए इन्होंने एक दफ्तर बनवाया था जिसको रोजगार दफ्तर कहा जाता था। तो ये जो थे सामान्य लोगों की भलाई और उनके उपकार के लिए कार्य किया करते थे, जैसे कि खैराती अस्पताल बनाना, बेरोजगारों के लिए एक अलग से दफ्तर खोलना, इस तरह की जांच जो है ये किया करते थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ये भी फिरोज शाह तुगलक हैं। ये गुलाम जो थे, गुलामों की संख्या इनके दरबार में काफ़ी ज़्यादा हुआ करती। इनको दासों का बहुत शौक हुआ करता था और लगभग अगर काउंटिंग बताई जाए तो लगभग 1,80,000 जो थे वो इनके पास दास हुआ करते थे। ठीक है, तो दीवाने बंदगान की भी इन्होंने स्थापना की थी। ठीक, ये जो है ये बेरोजगारों का डिपार्टमेंट हुआ करता था। साथ ही जो इनके दास थे उनकी शिक्षा पर भी पूर्ण ध्यान दिया जाता था। साथ ही इनको वेतन भी दिया जाता था और कभी कभी जागीर भी दी जाती थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो याद रखिएगा, एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने नहरें बनवाई और इसके साथ ही जो फल होते हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए भी कार्य जो है ये FST ने किया था, यानी कि फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो बागवानी में इनकी रुचि हुआ करती थी और इन्होंने दिल्ली के निकट लगभग 1200 नए बाग लगवाए थे और साथ ही जो अलाउद्दीन के पुराने बाग थे उसको फिर से सही करवाया था। फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा, अब्दुल रज़ाक है कौन? एक फारसी यात्री है। किसके शासनकाल में आ रहा है? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आ रहा है, देवराय द्वितीय। ठीक है, कृष्ण देवराय या फिर देवराय द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं ये। और इन्होंने अब्दुल रज़ाक ने एक संगम वंशीय राजा थे, उनके शासनकाल में आए थे। किस काल में आए थे? तो 1422 से 46 के बीच में आए थे। इन्होंने अपना यात्रा वृतांत लिखा है जिसका नाम है, तो काफ़ी बड़ा सा नाम है, मतला उस सदाइन व मज्म उल बहरीन। इस नाम से पूरा इन्होंने अपना एक यात्रा वृतांत लिखा है। किसने लिखा है? अब्दुल रज़ाक ने लिखा है। कहाँ के यात्री थे? तो फारसी यात्री थे। नेक्स्ट है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद। तो यहाँ पे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दूसरे शासन काल के बारे में। हमने जाना खिलजी के बारे में, फिर तुगलक के बारे में, तुगलक के बाद अब स्टार्ट हो रही है सैयद वंश। ठीक है, तो तैमूर का जो आक्रमण होता है इसके बाद भारत में जो वंश स्थापित होता है वो था सैयद वंश। ठीक है, तो तैमूर का जो आक्रमण होता है ये होता है 1398 ईस्वी में। 1398 याद रखिएगा, डेट पूछी जाती है। 1398 में जो तुगलक शासक थे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और इसके बाद 1412 में नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद, नसरुद्दीन जो थे ये इन्हीं के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण होता है। बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 1412 में और तुगलक वंश जो होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक, और सैयद के बाद आते हैं लोदी वंश। ठीक, तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? ठीक है, तो आगरा जो थी, आगरा शहर बसाया था, नगर बसाया था किसने? सिकंदर लोदी ने, सिकंदर लोदी ने। ठीक, तो यहाँ पे एंड होता है हम लोगों का 25 क्वेश्चन हमने यहाँ पे समाप्त कर लिए हैं और हम लोग जो है वो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम लोगों ने जितने भी राजवंश आए थे इसमें उनके बारे में कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आपको बताना है, कमेंट में करके बताइएगा कि कौन सी जो एक बिल्डिंग है उसकी रचना मतलब उसका जो बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो जो भी लेक्चर मैंने पढ़ाया, जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इसको प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।